आज का हमारा टॉपिक जो है वो रिपेयर प्रोसेस ऑफ सिंपल फ्रैक्चर्स है। ठीक है, हमने पढ़ना है कि सिंपल फ्रैक्चर्स, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि ऐसे सिंपल फ्रैक्चर्स, ऐसे फ्रैक्चर्स होते हैं कि बोन तो टूट गई मगर वो स्किन पे विजिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे फ्रैक्चर्स को सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं। अब ये सिंपल फ्रैक्चर तो हो गया, रिपेयर कैसे होगा? ठीक है, अब एक चीज़ आपने जहन में ये रखनी है कि यूजुअली आप हम देखते हैं फ्रैक्चर हो गया तो उसके प्लास्टर बांध देते हैं। ठीक है, तो अब यूजुअली ये कॉन्सेप्ट होता है प्लास्टर बांधे तो सही हो जाएगा, मगर प्लास्टर बांधने का मकसद ये होता है कि बोन अपनी जगह पर रहे। पर बोन एक लिविंग टिश्यू है और लिविंग टिश्यू हमेशा खुद रीग्रो होता है, तो अपनी खुद रीग्रोथ खुद करती है, मगर उसको प्लास्टर बांधने से एक जगह पर बांध देते हैं ताकि ग्रोथ जो है वो, उसकी रीग्रोथ जो होनी है वो सही तरह हो सके। अब पहला स्टेज इसमें क्या होता है, वो हीमाटोमा स्टेज होता है। हीमाटोमा स्टेज में क्या होगा कि फ्रैक्चर जो हो जाएगा, जब फ्रैक्चर हो गया तो अगर ये बोन है इसके अराउंड बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी होंगी। ठीक है, तो बहुत सारी जो ब्लड वेसल्स हैं विद इन दी बोन और उसके सराउंडिंग, बोन के अंदर सराउंडिंग भी, पेरियोस्टियम के सराउंडिंग भी सारी क्या होती हैं, ब्लड वेसल ब्रेक हो जाती हैं। ज़ाहिर है बोन ब्रेक हुई है तो सराउंडिंग स्ट्रक्चर को भी ब्रेक करेगी। उसके बाद ब्लड जो है बहुत मैसिवली स्केप करता है, ब्लीडिंग होती है और फाइनली ब्लीडिंग जब, ज़ाहिर है हमारे जो आपने देखा होगा वुंड, वैसे भी अगर कहीं भी वुंड हो तो कुछ टाइम बाद ब्लड रुक जाता है निकलना, तो क्लॉट बन जाता है, इसको हम कहते हैं हीमाटोमा। ठीक है, वैसे ही हमारी इंटरनल ब्लीडिंग जो हो रही है, ब्लड निकलना रुक जाता है, वो हीमाटोमा क्लॉट बन जाता है। मगर उसमें क्या होता है, जब क्लॉट बन जाता है तो स्वेलिंग हो जाती है उस जगह पर। ठीक है, एट द साइट ऑफ इंजरी। ठीक है, वो इम्यून सिस्टम क्या करता है, बहुत सारे डिफरेंट केमिकल्स रिलीज़ करता है। उस केमिकल्स की मदद से क्या होता है, बहुत सारे इंटरल्यूकिन्स होते हैं, उनकी मदद से क्या होता है कि वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, अब स्वेलिंग हो गई, ये सारे वो स्टेज हैं, अभी फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है, अभी रिपेयर अभी स्टार्ट होनी है। अब ज़ाहिर है ब्लड वेसल जो है डैमेज हो गई तो ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब जब ब्लड सप्लाई ख़त्म होगी, जो बोन सेल्स हैं, ठीक है, बोन सेल एक लिविंग टिश्यू है, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, ज़्यादा ब्लड नहीं मिला, न्यूट्रिएंट नहीं मिला तो वो डाई हो जाएगा, मर जाएगा। उसके बाद जो हीमाटोमा बना है, जो हमारे क्लॉट बना था वो सील हो जाएगा एट द फ्रैक्चर साइड और फर्दर लॉस नहीं होगा। ठीक है, ये क्लॉट बन गया, अब जो फर्दर ब्लीडिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से ये तो हो गया कि ब्लीडिंग ख़त्म की, अब हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, हीलिंग प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ, दूसरा स्टेज आया फिब्रो कार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन, इसमें कैलस बन जाएगा। अब इसमें होगा क्या कि सबसे पहले न्यू ब्लड वेसल बनना शुरू होंगी और बहुत सारे ऑस्ट्रोब्लास्ट, हमने पढ़ा था कि बोन के सेल होते हैं ऑस्ट्रोब्लास्ट, ऑस्ट्रोसाइड, ऑस्ट्रोक्लास्ट। ऑस्ट्रोब्लास्ट जो हैं ये बोन को बना रहे होते हैं और फर्दर बनाते बनाते मैट्रिक्स सिक्रीट करते हुए ऑस्ट्रोसाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ऑस्ट्रोब्लास्ट जो हैं वो पेरियोस्टियम, जो बोन की आउटर लेयर है, उससे डेवलप होते हैं और हीमाटोमा में जो क्लॉट बना था उसमें एंटर हो जाते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रोब्लास्ट मैट्रिक्स रिलीज़ करना शुरू करते हैं, हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है, और वो बना देती है स्पंजी या सॉफ्ट बोन जो बन जाती है, जहाँ नई ब्लड वेसल बनी है। ठीक है, जैसे मैंने बताया नई ब्लड वेसल बनी है और ऑस्ट्रोब्लास्ट भी वहाँ जाके इन्वेड हो गए और उसके अराउंड जो है न्यू ब्लड वेसल के अराउंड सॉफ्ट बोन को बनाना शुरू कर देते हैं ताकि ब्लड वेसल के अराउंड होंगे तो उनको ब्लड सप्लाई मिलती रहे। ठीक है, उसके बाद एक अगला दूसरा इससे आगे स्टेज आता है, इसमें ग्रैनुलेशन टिश्यू बनता है। एक टिश्यू बनता है, इस टिश्यू में बहुत सारे सेल्स होते हैं, डायरेक्ट टिश्यू है, टिश्यू में बहुत तभी बनते हैं बहुत सारे सेल्स हों। अब ये टिश्यू में क्या होता है, नई ब्लड वेसल्स भी होती हैं। ठीक है, फिब्रोब्लास्ट भी होते हैं। फिब्रोब्लास्ट ऐसे सेल्स हैं जो कोलेजन को सिक्रीट करते हैं और जो भी इंजरी वगैरह हुई उसको ख़त्म करने में काम देंगे। कोलेजन और डिफरेंट इलास्टिन वगैरह इनको सिक्रीट करे होते हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल, हमारे तो ब्लड वेसल्स हैं, जैसे ब्लड वेसल है तो ब्लड वेसल में एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी इस ग्रैनुलेशन टिश्यू में भी ये भी मौजूद होंगे। मैक्रोफेजेस ऐसे सेल्स हैं जो टूटा फूटा मटेरियल उसको खाने में उसको खाते हैं, जैसे बोन अभी टूटी है उसको खाएंगे, जो उसका रिपेयर करना है, पहले जो फ्रैक्चर पार्ट है उसको ख़त्म करेंगे तो नया पार्ट बनेगा। ठीक है, और कोलेजन भी मौजूद होता है इन सब को। फिब्रिन क्या करता है, ये क्लॉट बनाता है। ठीक है, ब्लड क्लॉट जो बनाता है ये फिब्रिन प्रोटीन है, इसकी मदद से बनता है। इन सब को कलेक्टिवली एक क्या बन जाता है, मेशवर्क बन जाता है बहुत सारी चीज़ों का। उनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, फिब्रो कार्टिलेज कैलस बनना, जो मैंने बताया था फिब्रो कार्टिलेजिनस कैलस बनना है। वो कैलस ऐसे बनता है, कैलस की सारी कंपोजिशन आपको पता होनी चाहिए। ब्लड वेसल है, फिब्रोब्लास्ट है, एंडोथेलियल सेल्स है, मैक्रोफेजेस हैं और कोलेजन है। ये सारी 5-6 चीज़ों से मिलकर कैलस बन रहा है। ठीक है भाई, अब जो डेड सेल है, मैंने से बताया कि मैक्रोफेजेस मौजूद हैं। मैक्रोफेजेस ने क्या करना है, जो डेड सेल है, बोन फ्रैक्चर हुई है, उनको खाएगा, ख़त्म करेगा ताकि उनको हटाए, फिर नई बोन ऊपर बने। ठीक है, ऑस्ट्रोब्लास्ट जो हैं, जैसे हमने ऊपर देखा है, ये स्पंजी बोन मतलब सॉफ्ट बोन को बनाना शुरू कर देते हैं। और फिब्रोब्लास्ट भी मैंने बताया था कि फिब्रोब्लास्ट का क्या फंक्शन था, कोलेजन को रिलीज़ करना। कोलेजन क्या है, ज़ाहिर बोन में जब स्पंजी बोन होगी उसके अराउंड मैट्रिक्स सिक्रीट होगा, कोलेजन वगैरह, और उस बोन को जो है वो टफ बोन बना दिया जाता है, जैसे प्रॉपर बोन हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन होती है। ठीक है, तो ये कोलेजन रिलीज़ करता है, सबके इन्होंने फंक्शन बताए हुए। तो ये
कैलस बना, कैलस की कंपोजिशन और सारी चीज़ें उसमें क्या प्ले करें अपने रोल वो देखना है। उसके बाद बोनी कैलस फॉर्मेशन स्टेज, इसमें क्या होता है कि सॉफ्ट कैलस तो अब बन गया, अब सॉफ्ट कैलस क्या होगा, ये कैल्सीफाई मतलब इसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा और ये हार्ड कैलस बन जाएगा। कैलस ऊपर बना था, ठीक है, अभी सॉफ्ट कैलस था, इसके अंदर अब कैल्शियम डिपॉजिट, मिसाल के तौर पर कैलस है, इसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होता है, जैसे बोन्स हैं, बोन्स के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होता है तो हार्ड हो जाती हैं, तो कैल्शियम डिपॉजिट हुआ तो हार्ड कैलस बन गया, ठीक है। अब जो कैलस फॉर्मेशन प्रोग्रेस होता है ये बाद में जाके बोन में कन्वर्ट हो जाता है, रिपेयर होती रही ये कैलस जो है टफ होते होते फिर बोन भी टफ होती है तो वो बोन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब हार्ड कैलस कैसे बनना है ये थोड़ा सा बता रहे हैं। हार्ड कैलस फॉर्मेशन इज इनिशिएटेड अराउंड 3 वीक्स आफ्टर द फ्रैक्चर, ठीक है, जो 3 हफ्ते के बाद ये शुरू होता है। पहले तो सारे ज़ाहिर है जो फ्रैक्चर पार्ट है उसको मैक्रोफेजेस हटाएंगे, ब्लीडिंग खत्म होगी, सारी चीज़ें होंगी जो हमने ऊपर देखी, उसके बाद ही 3 हफ्ते के बाद हार्ड कैलस बनना शुरू होता है और 3 मंथ तक बनता रहता है, फिर फाइनली ये बोन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ठीक है जो हार्ड कैलस से बन गया, उसके बाद क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि पहले कार्टिलेज बनता है, कार्टिलेज जो है वो फिर वो उसमें कैल्शियम वगैरह डिपॉजिट होता है, मैट्रिक्स डिपॉजिट होता है, वो कार्टिलेज कन्वर्ट हो जाता है बोन में, ठीक है। जैसे बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें 300 बोन्स होती हैं, मगर जब एडल्ट हो जाते हैं 206 होती हैं, तो बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स जो हैं वो मिल जाती हैं, मिल के क्या कर लेती हैं, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना के एक बोन बना लेती हैं, ठीक है। कार्टिलेज जब ऑसिफाई होता है उसके अंदर ऑस्ट्रोब्लास्ट, ऑस्ट्रोक्लास्ट और बोन मैट्रिक्स होता है, तो कार्टिलेज से ये सारी चीज़ें मिलके फिर क्या करती है, बोन मैट्रिक्स को सख्त बनाती हैं और वो कार्टिलेज से जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर है वो बोन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद रीमॉडलिंग स्टेज है। रीमॉडलिंग स्टेज में क्या होता है कि जो ओल्ड बोन टिश्यू है जो फ्रैक्चर हुआ है उसको रिमूव कर दिया जाता है और रिप्लेस होता है न्यू वन से, ठीक है। और जो फ्रैक्चर एंड, मिसाल के तौर पर ये एक बोन थी यहाँ और यहाँ से फ्रैक्चर हुई, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से अगर मिटाऊँ ये वाला पार्ट पूरा मिट जाएगा, ये बोन थी एक, ठीक है, और समझे यहाँ से फ्रैक्चर हुई तो यहाँ पर नई बोन आ जाएगी, ये नई बोन जो है यहाँ पर आ जाएगी, तो फ्रैक्चर एंड जो है वो आपस में मीट कर जाते हैं, ठीक है। अब जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो है, जो ऑस्टियोब्लास्ट से, मैं कलर चेंज कर लूँ, अच्छा भाई, जब ऑस्टियोब्लास्ट सेल थे ये क्या करते हैं, ये फ्रैक्चर को पहले डिटेक्ट करते हैं और मोनोसाइट जो हैं, बहुत सारे मोनोसाइट ऐसे सेल्स हैं जो कि समझे मैक्रोफेजेस का एक्टिवेट होकर बनेंगे, छोटे छोटे सेल्स हैं, इनएक्टिव सेल्स हैं, और जो मोनोसाइट बहुत सारे छोटे छोटे जब एक्टिवेट होंगे ये ऑस्टियोक्लास्ट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट वही था जिन बोन को क्या करना है, रिजॉल्व करना है, ठीक है। जो छोटे छोटे मोनोसाइट हैं ये जब देखेंगे कि अब हमारा काम शुरू होने वाला है तो एक्टिवेट होकर ऑस्टियोक्लास्ट बना लेंगे, तो रिमॉडलिंग जो है स्टार्ट होती है। ऑस्टियोब्लास्ट डिटेक्ट करते हैं कि फ्रैक्चर हुआ है और मोनोसाइट को इंड्यूस करते हैं ताकि मल्टी न्यूक्लिएटेड बड़े सेल बनाए, ऑस्टियोक्लास्ट मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बनाए। ऑस्टियोक्लास्ट जो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं क्या कि बोन को खाना, मतलब जो फ्रैक्चर पार्ट है उसको पहले हटाएंगे, नई बोन बनना है, रिजॉर्बिंग बोन कर देते हैं और बोन रिजॉर्प्शन जो है प्रोसीड होती है। और फिर ऑस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं, कोलेजन को सिक्रीट करना शुरू करते हैं। लेक्यूने वही स्मॉल स्पेसिस हैं जहाँ पर ऑस्टियोब्लास्ट मौजूद थे, जैसे हमने 4-5 वीडियोस पहले शायद पढ़ा है कि ऑस्टियोब्लास्ट से अगर मिसाल के तौर पे अपना रन मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट करते करते ये एक आइसोलेटेड सा अलग सा स्पेस बन जाता है, इसको लेक्यूना कहते हैं। बाद में ये ऑस्टियोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है जो कि बोन का मैच्योर सेल है, ठीक है। तो ये लेक्यूना में क्या है, मैट्रिक्स सिक्रीट होता जाता है बाय जो ऑस्टियोब्लास्ट ने सिक्रीट किया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा कि कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट हो जाएगा जिसको हाइड्रोक्सी एपेटाइट भी हम कहते हैं, और बोन जो है वो टफ होना शुरू हो जाएगी, कॉम्पैक्ट बोन बनना शुरू हो जाएगी। जो ऑस्टियोब्लास्ट है कीप प्रोड्यूसिंग न्यू बोनी मटेरियल एंड टर्न इनटू ऑस्टियोसाइट, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि वो बोन मैट्रिक्स सिक्रीट करता रहेगा और लेक्यूना बन जाएगा, लेक्यूना फाइनली भी ऑस्टियोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है भाई। तो ये ऐसे जो है वो काम चल रहा होता है। उसके बाद क्या होता है कि कॉम्पैक्ट बोन फाइनली बन जाती है जस्ट लाइक ओरिजिनल बोन जैसे पहली थी, और अनब्रोकन जो फ्रैक्चर बोन था वो आपस में मिल जाते हैं, हील हो जाते हैं। और रीमॉडलिंग जो है वो बहुत सारे महीने ले सकती है और इवन जो है वो जो बोन है वो अनइवन रह सकती है बहुत सारे सालों तक, ठीक है। तो ये आपका ये वाला टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। अब अगला टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं।